जुलाई 2018 कॉमर्स का सेकंड पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस दी सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश, उपभोक्ता खर्च किया उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है? इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो भारत में देखिए, इसका आंसर देखिए, भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने वाले उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुख्यतः दो उपाय का उपयोग करता है, एक परिमाणात्मक उपाय और एक गुणात्मक उपाय। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, मॉनेटरी पॉलिसी। और नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये जो है इसको ध्यान देखिए। इंडिविजुअल एंड एसोसिएट बिहेव के नॉट है, बिहेव विद द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सेक्रीफाइस ऑफ कॉस्ट। व्यक्ति और संघ कम से कम त्याग या लाभ की लागत के साथ में मुनाफे को अधिक से अधिक करने के आर्थिक उद्देश्य से व्यवहार करता है। ठीक है, उसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर आपका, इसका आंसर जो है बी सही लग रहा है। द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन आर इधर ओन बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। देश में उत्पादन के प्रमुख साधन या तो सरकार के स्वामित्व में है या उनके ऊपर सरकार द्वारा नियंत्रित है। सॉरी, ये गलत चीज़ है। देखिए, रिलायंस कंपनी सरकार के नियंत्रण पर नहीं है, टाटा कंपनी सरकार के नियंत्रण में है। तो जो बी इसका आंसर मुझे लग रहा है ये गलत है, बी आंसर गलत है। आपका सी देखिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज compete among themselves as the resource and opportunity are limited। उत्पादक, उपभोक्ता, कर्मचारी आपस में एक दूसरे साथ प्रतिस्पर्धा करने क्योंकि संसाधन और अवसर सीमित है। ये सही है। कीमत, अदर शक्ति, उत्पादन और उपभोग कारकों के प्रभाव में प्रधान भूमिका अदा करते हैं। डी बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। Which of the following is not the silent feature of the industrial policy development since 1991? तो not लिखा हुआ है। The scope of the private sector has been enormously expanded। तो निजी क्षेत्र के क्षेत्र बहुत बड़े स्तर पर विस्तृत हुए हैं, ये सही लग रहा मुझे। Public sector has been withdrawing partially or fully from several of the enterprise divestment। सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश द्वारा कई प्रकार उन्मुक्त आंशिक रूप से पूर्ण से हट रहे हैं, ये मुझे गलत लग रहा है। देखिए भाई, डी इसमें कह रहे हैं भाई गलत है। चलिए, ये भी सही होगा। द इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीजली अपोज टू फॉरेन कंपटीशन। भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा में तेजी से अनावृत हुआ है, ये भी सही है। मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक बाय द पब्लिक सेक्टर, ये गलत है। मोनोपोली कहीं से बनी हुआ है। 1990 में जो ओपन अर्थव्यवस्था की थी सभी लोगों को दिया गया था समान रूप से, चाहे फॉरेन की कंपनीज हो चाहे इंडिया कंपनी हो। उसमें अनेक कंपनियां बाहर से आई थी, जैसे पेप्सी और कोका कोला आई थी, और अनेक कंपनियां, वर्लपूल इंडिया आई थी, जाने कितनी कंपनियां आई थी, होंडा भी आई थी उसी में। हीरो होंडा के साथ मर्ज थी, लेकिन बाद में होंडा अलग हो गई थी। ठीक है, तो डी इसका आंसर मुझे सही लग रहा है, मतलब डी गलत है। क्वेश्चन कह रहा नहीं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी उसके साथ नहीं पूछ रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। Which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Company Act 2013? कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत नहीं आता है कंपनी एक्ट में? ये 2013 के अंतर्गत। देखिए, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट आता है, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये भी आता है। द रूल रेगुलेशन बाय लॉ फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये नहीं आता है, सी नहीं आएगा। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और लिमिटेड, ये सब आएगा। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना निम्न की आती है: नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड कार्यालय और संघ हस्ताक्षर वाक्य।
तो सी में दिया गया ये सब चीज़ें नहीं है। रूल्स रेगुलेशन तो आते ही नहीं है, जो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं आएंगे। किसमें? आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए ना, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टेंड टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज ए conjecture of high rate of economic growth and a sharp fall in the relative price of import and vice versa। ठीक है भाई, इसका हिंदी में देखते हैं, आर्थिक विकास की उस दर आयातों सापेक्ष मूल्य में तीव्र गिरावट और विलंबता की अटकल हो तो आयातों की मात्रा बहुत अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आपका जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो इम्पोर्ट गुड्स आ रहे हैं, जो विदेशों से गुड्स आ रहे हैं, उनके रेट गिर जाते हैं। तो ये बात सही लग रही है हमको भाई। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ceteris paribus in associated with the rise in import and increase in the imports, ceteris paribus is associated with the fall in the relative price of import। विकास की उच्च दर अन्य बातें पूर्ववत रहें, ठीक है, आयातों यदि अन्य बात पूर्ववत रहें में वृद्धि के साथ जुड़ी होती है, आयातों सापेक्ष मूल्य में गिरावट के साथ जुड़ी होती है। बात सही, दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर सही है ए, बोथ ए एंड आर एज करेक्ट, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू दी कंज्यूमरिज्म, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्तावाद के संबंध में सही नहीं है? कंज्यूमरिज्म इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड एंश्योर कंज्यूमर लेजिटमेट राइट। उपभोक्तावाद व्यवसाय की उपभोक्ता के वैध अधिकारों की गारंटी देने और सुनिश्चित करने की विफलता का प्रकटीकरण है। ये बिल्कुल सही है। The government does not have any role in consumer protection as it is the part of business organized alone। नहीं, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है भैया, ये ध्यान रखिए, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन अवश्य होता है, किसमें? कंज्यूमर को संभालने के लिए। तो ये गलत है, इसमें जो है उनका नहीं करती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है। तो इसमें भी इसका आंसर सही लग रहा है। द कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज ए मीन्स ऑफ असर्टिंग एंड एंजॉइंग देयर राइट्स। ये बिल्कुल सही है। कंज्यूमर इवोल्यूशन इज नॉट ए सेटबैक फॉर मार्केटिंग बट रेदर पॉइंट टू द नेक्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ एनलाइटेंड मार्केटिंग। उपभोक्तावाद का विकास होना विपणन के लिए एक धक्का नहीं है, बल्कि वह सजग विपणन के लिए विकास में अगले चरण का इंगित करता है। बिल्कुल सही है, कंज्यूमर जब चाहेगा तभी जो है माल बिकेगा। तो मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर से संबंध रखती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है सही है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको आप पीछे करके भी देख सकते हैं अगर समझ में ना आए। ठीक है, पॉज भी कर सकते हैं। ये अब आइए अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड नीति आयोग। 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी, 15 ईयर विजन। देखिए जितने भी नीति आयोग में नहीं कवर्ड हैं, क्या कवर्ड नहीं है? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच कवर्ड नहीं है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा कवर है, 7 ईयर स्ट्रेटजी कवर है और 15 ईयर विजन कवर है। तो नीति आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अंतर 3 साल कार्य एजेंडा, 7 वर्ष की मध्य अवधि रणनीति, 15 साल की दूरदर्शी सोच को शामिल किया गया है, जबकि पंचवर्षीय योजनाएं नीति आयोग ने जो है हटा दी हैं। ठीक है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। व्यवसाय के स्वामी को व्यक्ति लेन देन भैया में लिखित नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड एज एन अकाउंटिंग सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक उद्यम को उसके स्वामी से पृथक एक लेखांकन इकाई के रूप में माना जाता है। ये दोनों सही है आपके, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। Which one of the following is not an example of financing activities with reference for the cash flow statement? नकदी प्रवाह अंतर निम्न कौन सा वित्तीय उदाहरण नहीं है? तो इसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट नहीं है, वो सब हैं।
रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है। अगर बैंक लोन आप देंगे तो कैश फ्लो होगा। क्यों हो रहा है मेरे? कहाँ होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड पेड, इसमें कैश फ्लो होगा। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, इसमें भी कैश फ्लो होगा, लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में कैश फ्लो नहीं होगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट? Standard costs are based on scientific analysis and engineering studies, while estimated costs are based on historical basis. तो ए इसका आंसर सही लग रहा है, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, ये ध्यान रखिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है कि साइंटिफिक एनालिसिस करता है, और एस्टिमेट कॉस्ट क्या करता है? हिस्टोरिकल बेसिस करता है। ये हमसे ध्यान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एन एक्सपेंडिचर इंटेंड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चालू वर्ष में लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला वह आयगत व्यय होता है। तो चालू वर्ष में लाभ प्राप्त करने के मतलब कि करंट ईयर में अगर आपको प्रॉफिट प्राप्त करना है तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा? चलिए देखते हैं। दूसरा देखते हैं, अमाउंट पेड फॉर एक्वायर्ड गुडविल कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, पहला भी आंसर गलत था। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन यूजली डेबिटेड टू वेव अकाउंट। किसी नई मशीन की स्थापना है तो प्रदत्त वेतन के समांतर वेतन खाते में नामित किया जाता है। तो ये बात सही है, सी इसका आंसर करेक्ट है। सी आंसर क्या है इसका? करेक्ट है, ध्यान रखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी नई मशीन की स्थापना है तो प्रदत्त वेतन के समांतर मशीन खाते में डेबिट करते हैं, ना कि वेतन खाते में। न्यू मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो गलत है। X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each, ₹8 card up on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share. Of these, 15 shares reissued to Parker as fully paid up to ₹4.6 per share. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve account? तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है आपका कितना आ रहा है? ₹8 कॉल्ड अप कैपिटल है, तो 20 शेयर्स हैं, तो शेयर्स कैपिटल हो गया 160। तो शेयर्स फॉर फीचर्स, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर, तो 100 हो गया। ठीक है, फिर कितना कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है? 6 रुपीज पर शेयर। अप टू 15। तो अंशरण खाते में शेष राशि 20 शेयर्स जो हैं, 15 शेयर वो री इशूड किए गए, तो 5 बचे हैं। तो उनका जो प्राइस है आपका अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हैज़ बी ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से, इसका आंसर एक नीचे दिया हुआ है। तो इसका आंसर ये ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट देखिए आप लोग, बीइंग फॉरफिटेड, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए। बीइंग फॉरफिटेड 20 शेयर्स, अंशरण खाते में शेष राशि 20 माइनस 15। 20 माइनस 15 कैसे हो गए? 20 शेयर थे, ठीक है, 15 शेयर बस री इशू कर दिए गए, तो कितने बचे? 5 शेयर बचे। ठीक है भाई, 5 शेयर बचे, और जो ये 5 शेयर बचे इनका जो है अलॉटमेंट मनी जो है 5 रुपीज़ है, तो ये 25 रुपीज़ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 25 रुपीज़ होगा। सी इसका आंसर होगा। कौन सा सही होगा? देखिए ये वाला आंसर सही होगा, सॉरी ये
एक मिनट रुकिए, बता रहा हूँ। ये जो आंसर दिया है सी, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट होगा 25। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये लिखा है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो टू 7:3। Admit J for 3/7 in the new firm in which he takes 2 share from X and 1 share from Y. The new ratio XY and Z will be। तो X एंड Y शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:3 है, तो X का रेशियो क्या होगा, 7/10 हो गया, Y का कितना हो गया, 3/10 हो गया। Admit Z for 3/7 shares in the new firm in which he takes 2/7 from X, ठीक है, 1/7 from Y। तो 2/7, तो 7/10 आपने निकाला, उसमें 2/7 हटा दीजिए, और 3/10 में 1/7 हटा दीजिए, तो नया रेशियो आपका आ जाएगा। वैसे चलिए बताते हैं आपको। तो सपोज कीजिए आपका x का नया अनुपात क्या होगा, तो x का नया अनुपात हो जाएगा आपका 7/10, और उसने कितना लिया, 2/7 लिया, निकाल लीजिए, तो उसका आ जाएगा 29/70 हमारे हिसाब से, तो करेंगे आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए y का देखते हैं। तो y का क्या आएगा, y का देखिए, y का आपका जो आ जाएगा 3/10, तो ये है। ठीक है, और कितना ले लिया उसने y से, 1/7 लिया शायद, तो 1/7 ले लिया, तो उसका निकालेंगे तो 11/70 आ जाएगा। तो जो नया रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 27/70, सॉरी, इस टू 11/70 इस टू 3/7। तो ये रेशियो बन के आ जाएगा आपका 29:11:30। ठीक है, तो डी इसका आंसर, उसका देख लीजिए, ये दिया हुआ डी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ, एक आंसर कहीं होगा इसका, ये देखिए, ये आंसर इसका दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके करके देख लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आ गया आप लोग के। A high operating ratio indicates a favorable position. A high operating ratio leaves high margin to meet most operating expenses. तो इसका आंसर देखिए सी, सी में बोथ यार इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। तो ए हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट फेवरेबल पोजीशन, ये भी गलत है। अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका गलत है। दिया गया अभिकथन एक की एक उच्च प्रचालन अनुपात अनुकूल सही नहीं, क्योंकि यह पर्टिकुलर स्थिति में भी हो सकता है। यही कारण आज उच्च प्रचालन अनुपात गैप टाइम व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मार्जिन प्रदान करते हैं, भी गलत है। The following are the two statements regarding concept of profit indicate the correct code of the statement being correct or incorrect. Accounting profit is the surplus of total revenue over the above all paid out costs, include both manufacturing and overhead expenses. Economic or pure profit is a residence left after all contractual costs have been met, including the transfer of management, insurable risk, depreciation, and payment to shareholders sufficient to maintain investment at the current level. लाभ की अवधारणा के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, सही या गलत कथन के बारे में सही कोड का चयन कीजिए। लेखांकन लाभ, विनिर्माण और उपरिव्यय दोनों के भुगतान के पश्चात बची हुई कुल आय का अवशेष होता है। आर्थिक या शुद्ध लाभ का अवशिष्ट शेष है, जो प्रबंधन नियंत्रण लागतों, बीमा योग्य जोखिमों, मूल्यह्रास तथा अपने वर्तमान स्तर पर निवेश को बनाए रखने के लिए अंशधारक के लिए प्राप्त सद्भावना सहित समस्त संविदागत लागतों पूरा करने के बाद बचता है। दोनों कथन सही है। ठीक है, देख लीजिए आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज set to incorrect to show the interrelationship among price elasticity coefficient, change price and change in the total revenue। तो इसमें कौन सा जीरो इंक्रीज सही है, लेस देन वन इंक्रीज डिक्रीज होगा, इक्वल टू वन इंक्रीज नो चेंज, और मोर देन वन इंक्रीज डिक्रीज। ये जो है मुझे लग रहा है इसमें बी जो है लेस देन वन डिक्रीज इंक्रीज होगा, क्योंकि मोर देन वन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है और लेस देन वन डिक्रीज इंक्रीज होता है। ठीक है, इक्वल टू वन इंक्रीज नो चेंज, जीरो इंक्रीज इंक्रीज, लेस देन वन इंक्रीज डिक्रीज, इक्वल टू वन इंक्रीज नो चेंज, मोर देन वन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आइए। Which of the following is not the basic property of indifference curve? Indifference curves have negative slope. Indifference curve of imperfect substitution are concave to the origin. Indifference curve do not intersect, not or they tangent to one another. Upper indifference curve indicate higher level of satisfaction। तो इसका जो आंसर है हमारे हिसाब से विशेषता इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और कॉन्केव टू दी ओरिजिन, तो बी जो है आंसर ये गलत होगा। तो इंडिफरेंस कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन आर कॉन्केव टू दी ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉट आर दी टेंजेंट टू वन अनदर, दस्तावेज एक दूसरे को नहीं काटते ना ही स्पर्श करते हैं, ऊपरी दस्तावेज उत्तर स्थित संतुष्टि को संकेत देते हैं। When labor is plotted on x-axis and capital is plotted y-axis and an isoquant is prepared, then which of the following statement is a false? जब श्रम की अक्ष x पर अंकित किया जाए और पूंजी की अक्ष y पर अंकित किया जाए तो एक सम मात्रा तैयार की जाती है, निम्न कथनों में कौन कौन से गलत होंगे? ठीक है भाई। Marginal rate of technical substitution of labor of capital is equal to slope of the isoquant। पूंजी हेतु श्रम की तकनीक प्रतिस्थापन सीमांत दर सम मात्रा की ढाल के समतुल्य होती है। Marginal rate of technical substitution of labor for capital is equal to change in the unit by change the units of labor। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। Marginal rate of technical substitution of labor for capital is the ratio of marginal productivity of capital to marginal productivity of labor। तो इसका स्टेटमेंट जो है केवल सत्य है ये कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। पूंजी हेतु श्रम की तकनीक प्रतिस्थापन की सीमित दर श्रम की सीमांत उत्पादकता पर पूंजी सीमांत उत्पादकता अनुपात होती है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमिक ऑफ स्केल arise with lower economic of scale mean lowering of cost of productive by product in bulk, producing in bulk। ठीक है, मीन लोवरिंग, तो उसका अर्थ देखिए क्या होता है। थोक में उत्पादन द्वारा उत्पादन लागतों को कम करने संबंधित, थोक में उत्पादन द्वारा लागतों, थोक में उत्पादन द्वारा, तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल पैमाने की मजबूतता क्या कहलाती है? पैमाने की मजबूतता ये कहलाती है इंटरनल इकोनॉमिक। इंटरनल इकोनॉमिक क्या है भाई? इंटरनल इकोनॉमिक क्या है? अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द फर्म, तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत फर्म के आकार पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग इंटरनल इकोनॉमिक। अच्छा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक क्या कहलाती है? एक्सटर्नल इकोनॉमिक तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत उस उद्योग के आकार पर निर्भर करती है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक। तो मतलब कि इंटरनल इकोनॉमिक क्या तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत फर्म के आकार पर निर्भर करती है, और ये तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत उस उद्योग के आकार पर निर्भर
फर्म के आकार पे और यहाँ पे उद्योग के। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी में और इंटरनल इकोनॉमी में क्या अंतर है? ये इंटरनल इकोनॉमी जो उत्पन्न होती है फर्म के आकार पर निर्भर करती है, और एक्सटर्नल इकोनॉमी किस पर निर्भर करती है? उद्योग के आकार पर। इकोनॉमिक ऑफ स्कोप, तो इकोनॉमिक ऑफ स्कोप क्या है? अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, arise with lower average cost of manufacturing a product when two complementary products are produced by single firm. Arise with lower average cost of manufacturing, ठीक है, जब किसी एकल फर्म द्वारा दो संपूरक उत्पाद तैयार किए जाते हैं तब जो है तैयार किए जाते हैं तब किसी उत्पाद के विनिर्माण निरंतर औसत लागतों को उत्पन्न होता है। अब 20 क्वेश्चन देखिए, अ फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये क्या है? कोई फर्म जो अत्यधिक स्थानपत्र माल का उत्पादन करती है निम्नलिखित कौन सी कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है? A firm that producing highly substitute goods can adopt which one of the following pricing strategy। कोई फर्म जो अत्यधिक स्थानपत्र माल का उत्पादन करती है निम्नलिखित कौन सी कीमत निर्धारण करती है? गोइंग रेट प्राइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गोइंग रेट प्राइस। क्वेश्चन आते हैं, इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन दी, क्वेश्चन 21 है, लॉन्ग रन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। एक परफेक्टली जो कम्पिटिटिव मार्केट होती है वो क्या होती है? इसमें होता है डी आंसर होगा। डी आंसर क्या कह रहा है? डी आंसर ये कह रहा है आपका ये है, डी आंसर ये है आपका, ये कह रहा है ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू एम सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट इज नोन एज नॉर्मल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा। वस्तुओं के गुण धर्मों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं को निश्चय नामित आंकड़े के रूप में जाना जाता है। तो वस्तुओं के गुण असाइन न्यूमेरल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट इज नोन एज, वस्तु गुण धर्मों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं का निश्चय किस में जाता है? ऐसे कहते हैं नॉर्मल डेटा। क्या कहते हैं? नॉर्मल डेटा। अ ग्राफ ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, ये क्या कहलाएगी? ओगिव कहलाती है। ओगिव क्या कहलाती है? ओगिव। ये मीडियन उपयोग होती है। इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा, द क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज द लोअर लिमिट, इट इज द नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं आपका एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है? जहाँ पर आपका सपोज कीजिए 0 to 10 है आपका, ये क्लास इंटरवल है, यही 10 से जो है क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ये क्लास यहीं से स्टार्ट हो रही है, इसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिव क्लास। नेक्स्ट आइए, फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द एसडी डिवीजन आर। तो यहाँ पे क्या होता है? म्यू इक्वल टू 0 होता है और एस डी इक्वल टू 1 होता है। तो इसका आंसर जो है ए सही है, म्यू इक्वल टू 0 और एस डी इक्वल टू 1। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, चलिए आइए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का आंसर है 4। क्या आंसर है? 4। देखिए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, इसका आंसर ये होगा फर्स्ट का 4। ठीक है, देख लीजिए, उसको हम टिक भी लगा दे रहे हैं, ये इसका आंसर फर्स्ट का ये जा रहा है 4। ठीक, इसका नंबर भी देखते हैं हम लोग। नंबर बी है बेस, नंबर बी है आपका बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन।
तो ये हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, क्योंकि देखिए मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन आएगा, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस क्या कहलाते हैं, ये μ1 इक्वल टू μ2 कहलाते हैं। तो नॉन इसमें तो अंडरलाइन लगा ही हुआ है। और पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या कहलाती है, ये कहलाती है वैल्यू बेस्ड ऑन दी ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो कहलाती है पैरामीटर ऑफ दी वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्या कहलाती है, जनसंख्या के समझ पेशों पर आधारित मान। ठीक है, इतना जाना गया आप लोग के। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर देख लीजिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर जो है स्टैंडर्ड डिवीजन संबंधित होता है। तो देखिए लिखा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए नेक्स्ट है बेस ऑफ द पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ द मीन ऑफ द पॉइंट, यहाँ मीन आ गया तो याद रखिए मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2 और पैरामीटर वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिप्टिव वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। There is a very high inverse relationship between measure of overweight and life expectancy. Which of the following value of the coefficient of correlation? हाई इनवर्स है तो निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब क्या हो गया आपका -0.80, क्योंकि -1 हो सकता है लेकिन -0.80 हम लोग मान लेंगे उसको। और देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग, चाय स्क्वायर टेस्ट हो गया आपका, टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन द सैंपल ग्रुप, टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ द फिट। ये बात चाय स्क्वायर टेस्ट का सेकंड आंसर होना चाहिए जैसे, ठीक है सेकंड आंसर ही है, टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एनोवा, एनोवा का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। देखिए एनोवा का आंसर क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट है टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन द टू सैंपल। जेट टेस्ट, जेट टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन टू लार्ज साइज सैंपल। और टी टेस्ट क्या है, टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन टू स्मॉल साइज सैंपल। तो जेट टेस्ट लार्ज साइज सैंपल में बताता है और टी टेस्ट स्मॉल साइज सैंपल में बताता है। एनोवा क्या है, एनोवा का आंसर 1 है, टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन टू सैंपल। चार स्क्वायर क्या है, टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया। मैच ऑफ द फंड, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या है, ब्रांड मैनेजर क्या है, फोरमैन क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या है। तो हमारे हिसाब से जो आपका सेल्स, देखिए इसको सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव सोचिए सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या हो सकता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव मानते हैं ऑपरेटिंग फोर्स, क्या ऑपरेटिंग फोर्स। ब्रांड मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट कहलाता है, ब्रांड मैनेजर क्या कहलाता है, मिडिल मैनेजमेंट कहलाता है, और फोरमैन लोअर मैनेजमेंट, और जो है प्रोडक्शन मैनेजर टॉप मिडिल मैनेजमेंट कहलाता है। फिर देखिएगा आप सेल एग्जीक्यूटिव जो है आपका सेल्स कहलाता है ऑपरेटिंग फोर्स, ब्रांड मैनेजर मिडिल मिडिल मैनेजमेंट, फोरमैन आपका कहलाता है लोअर मैनेजमेंट, और प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहलाता है, टॉप मिडिल मैनेजमेंट। देख लीजिए पॉज करके।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानो कि एक खाद्य व्यवस्था की वो योजना बनाए। योजना भविष्य को नियंत्रण करने के लिए फंदा होती हैं। तो हमारा कथन एक सही है और कथन दूसरा भी सही है, तो कथन दोनों सही है। ठीक है, कि आपका मानो कोई खास व्यवस्था है, कोई योजना बनाए और योजना भविष्य के लिए एक फंदा है। तो नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू इट्स फंक्शन। सही बात है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे तो भाई दोनों ही सही लग रहे हैं। देखते हैं, ए एंड आर एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, दोनों सही हैं। अब आइए, मैच द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ए जो है वो क्या है, लेबर आवर्स है। क्या है, लेबर आवर्स पर यूनिट मेरे हिसाब से। कॉस्ट स्टैंडर्ड, कॉस्ट स्टैंडर्ड क्या बताइए, सोचिए। कॉस्ट स्टैंडर्ड जो है आपका है, जो मुझे लग रहा था, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, रेवेन्यू स्टैंडर्ड, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज सेल्स पर। तो आपका रेवेन्यू कॉस्ट क्या है, एवरेज सेल्स पर कस्टमर। और प्रोग्राम स्टैंडर्ड क्या है, टाइमिंग ऑफ दी प्रोडक्शन है। ये तो इजी है, आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इसको देख लीजिएगा। Which of the following is not a correct statement with regard to corporate government in India? Every company must appoint an individual of firm as auditor. तो क्या लिखा है इसमें, which among following is not correct? तो every company must appoint an individual of firm as auditor, सही बात है। The independent director must attend at least 3 meeting a year, ये भाई सही नहीं है। एटलीस्ट 3 मीटिंग का नहीं होता है, कम से कम 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो तो। वन ऑफ मोर वुमेन डायरेक्टर्स आर रिकमेंडेड सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी। वुमेन डायरेक्टर कोई वो नहीं है कि वुमेन डायरेक्टर होंगी, वुमेन डायरेक्टर होंगी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है डी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15। तो नॉट करेक्ट जो है, एटलीस्ट 3 ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे करेक्ट हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15 पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, तो ये किस कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया के बारे में बात कर रहा है। उसका ए सी डी सही है और जो है बी गलत है। क्या है, ए सी डी सही है, बी गलत है। इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। द पॉपुलर स्टेटमेंट, क्वेश्चन 24 देखिए, 34। द पॉपुलर स्टेटमेंट, इफ ऑल यू हैव इज ए हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल, इज गिवन बाई। हमारे साथ ए एच मसलो ने कहा था ये लोकप्रिय कथन, यदि आपके पास कुल मिलाकर एक हथौड़ा है तो हर एक चीज कील की तरह दिखाई देती है। इफ ऑल यू हैव इज हैमर एवरीथिंग लुक लाइक ए नेल, ये किसने कहा था, ये कहा था आपका ए एच मसलो ने। फंक्शन लीडरशिप थ्योरी इज एसोसिएटेड विद हैकमैन, वॉल्टर मैकग्राथ, बेर्नार्ड हॉर्ने, कुंत एंड। तो हैकमैन एंड वॉल्टर ने कहा था फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी। तो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी अब किसने बात की थी, हैकमैन एंड वॉल्टर ने बात की थी। किसने कही थी, हैकमैन एंड वॉल्टर ने। नेक्स्ट आइए, when two separate companies or two divisions within the same company agree to place both of their respective branch on a particular product or enterprise, this management is termed as differential branding, co-branding, dual branding, both co-branding, dual branding। तो उसका सोचिए, जब दो अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी के दो प्रभाग अपने अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान का उपयोग करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है बोथ को ब्रांडिंग एंड डुअल ब्रांडिंग। तो उसका आंसर डी सही होगा, बोथ को ब्रांडिंग और डुअल ब्रांडिंग। जब दो अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी के दो प्रभाग अपने अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करती है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, तो तेज चलेंगे। द टेंजिबल गुड्स, द टेंजिबल गुड्स, क्वेश्चन 34 देखिए, ये आपको दिखाना है। द टेंजिबल गुड्स फॉर विच a consumer want to compare quality, price and perhaps style in several stores before making a purchase are called। तो ये कहलाएगी शॉपिंग कोर्स कहलाती है। जब मूर्त वस्तुओं को कोई उपभोक्ता गुणवत्ता मूल्य अनुसार स्टाइल के लिए विभिन्न स्टोरों को खरीदने से पूर्व तुलना करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग, सॉरी, शॉपिंग गुड्स। When a company treats each single customer as separate segment, this is called, ये कहलाती है माइक्रो मार्केटिंग। व्हेन ए कंपनी ट्रीट्स ईच सिंगल कस्टमर एज सेपरेट सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? माइक्रो मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आइए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट विल नॉट बी हाई। तो इसका आंसर होगा, निम्नलिखित में दिए गए किन परिस्थितियों में उपभोक्ता के शामिल होने का स्तर उच्च नहीं होता है? इसका आंसर बी है, द प्रोडक्ट इज सीन एज हैविंग लो पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट। उत्पाद के द्वारा महत्वपूर्ण लाभ देने की संभावना कम देखी जाती है। नेक्स्ट आइए, बहुत पूर्व युग, नेक्स्ट आइए, बहुत पूर्व युग से जुड़ी एक सोच के अनुसार जब साधारणतः वस्तुओं की मांग पूर्ति ज़्यादा होती थी तथा व्यापार में प्राथमिक उद्देश्य माध्यम मात्रा में वस्तुओं के प्रभावशील रूप से उत्पादन करना होता था, तब उपभोक्ताओं की ढूंढना तुलनात्मक रूप से मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता था। उत्पाद उन्मुखीकरण वाली फर्में यह मानते हुए कि उपभोक्ता तर्कसंगत मूल्य वाली अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खोजेंगे, विशिष्ट रूप से उत्पादों गुणवत्ता और मात्रा का ध्यान केंद्रित करती है। बोथ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नॉट करेक्ट। डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। तो बहुत, ये तो चलिए लग रहा सही, पर ये सेकंड में कुछ गड़बड़ लग रहा था शुरुआत से ही। उत्पाद उन्मुखीकरण वाली फर्में यह मानते हुए कि उपभोक्ता तर्कसंगत मूल्य वाली हैं, ऐसा तो है नहीं तर्कसंगत मूल्य देंगी। अच्छी गुणवत्ता वाली, ऐसा है नहीं अच्छी गुणवत्ता के लिए देंगी। वस्तु खोजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और विशिष्ट, जो लिखा है विशिष्ट रूप से उत्पादों गुणवत्ता और मात्रा को ध्यान केंद्रित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मुझे सही लग रहा है और बी आपका गलत है। अब ये देखिए, अब ये आ गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टैरिफ शुल्क। टैरिफ शुल्क देखिए, टैरिफ शुल्क, इसका आंसर सेकंड होगा। टैरिफ शुल्क का, टैक्स इम्पोज ऑन प्रोडक्ट एंट्री कंट्री एंड यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड और रेस वेन्यू। इम्पोर्ट कोटा, तो इम्पोर्ट कोटा का आंसर जो होगा हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ फोर्थ होगा। इम्पोर्ट कोटा क्या होगा? लिमिटिंग अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी ब्राउट इनटू अ कंट्री टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ब्रॉडेनिंग एक्सेस टू इट्स मार्केट। नेक्स्ट आइए, लोकल कंटेंट लॉ, स्थानीय मात्रा नियम। इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से होना चाहिए, देखिए आगे, देखिए आगे, ये लग रहा है लोकल मात्रा। लोकल क्या होगा? एक आर रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द प्रोपोर्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कंपोनेंट्स एंड लेबर दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, अब आइए, लोकल ऑपरेटिंग, लोकल ऑपरेटिंग का फिक्स आंसर होगा
रिटेलिंग कैसे, कहाँ, एक कब की जाए, इस पर प्रतिबंध। चलिए छोड़िए इसको, अब आइए नेक्स्ट आते हैं, इसको देख लीजिए, इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सॉरी, इसका यहाँ भी आंसर दिया, देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या, आइडेंटिफाइंग पूर्वेक्षक, आइडेंटिफाइंग प्रोफाइल्स लीड, सेकंड इसका आंसर होगा प्रोस्पेक्टिंग का, आइडेंटिफाइंग प्रोफाइल लीड्स रिकॉर्ड्स, इसका आंसर होगा, ठीक है, रिकॉर्ड्स एंड क्वालिफाइंग। प्री अप्रोच, प्री अप्रोच, इंफॉर्मेशन हैबिट प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होगा, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, ठीक। पोस्ट सेल्स ऑफ सर्विस, रिड्यूस डिजोनेंस, असंगति बिल्ड गुडविल। भाई पोस्ट सेल सर्विस क्या है, मतलब कि पहले आप गुडविल सर्विस कैसे होंगी, जब आप गुडविल शो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, इसके अंतर्गत नहीं, पूंजी ढांचे नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच नहीं आता है, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच भी आता है, नेट इनकम अप्रोच आता है, और मॉडगनी एंड मिलर अप्रोच दोनों आते हैं। ये किसकी बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच नहीं आता है, ठीक है। Which one of the following methods of capital budgeting assume that cash inflow are investing in the project rates of return? तो इसका आंसर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पूंजी बजटन की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का माना जाता है कि रोका अंतर्वाह परियोजना प्रत्याश दर पर पुनर्वियोजित किए जाए, इसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिकॉज, तो इसका देखते हैं हम लोग भाई आंसर। Equity shares have high risk than debt. Equity shares have high risk than debt. तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो इक्विटी शेयर्स हैव हाई रिस्क, इक्विटी शेयर में हाई रिस्क है देन डेब्ट से, ठीक है। समता पूंजी की लागत ऋण पूंजी की लागत से अधिक होती है, क्योंकि समता ऋण अधिक जोखिम होता है, बात सही है। दो शब्दों में ऋण पूंजी की लागत बचने तब, ये दूसरे शब्दों में ऋण पूंजी की लागतों में सबसे कम होती है और यह ऋण प्राप्त करने का सस्ता साधन है। नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल implies to long term funds have been used for fixed asset. Negative net working implies short term funds have been used for fixed asset, long term funds have been used for, so short term funds have been used for fixed asset. तो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल implies कहती है शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, इसका ये आंसर है B. Negative net working capital implies that short-term funds have been used for fixed asset. 46 हो गया आपका। आइए 47, which of the following is the implicit cost of increasing proportion of debt of a company? P ratio of the company would increase rate of return, the company would decrease, tax shield would not be available on new debt, equity shareholders would demand higher return। तो डी इसका आंसर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड हायर रिटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक कंपनी के ऋणों में अनुपातिक वृद्धि करने की अंतर्निहित लागत निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड हायर रिटर्न। जब समता अधिकारी कहते हैं कि भैया हमको ज़्यादा पैसे दो तो हम काम करेंगे, चलिए तब जो है ये स्थिति आती है। 48 देखिए, profitability index of a project is the ratio of present value of cash inflow, total cash inflow। एक परियोजना की लाभप्रदता सूचकांक रोकड़ अंतर्भाव के वर्तमान मूल्य को निम्नलिखित में किसका एक अनुपात है? टोटल कॉस्ट कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
Which one of the following statement is false? Effective dividend policy is an important tool to achieve the goal of the wealth maximization. तो प्रभावी लाभांश नीति अधिकतमीकरण उद्देश्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण, सही बात है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर ग्रोथ फर्म इज 100%। तो वॉल्टर के अनुसार विकासशील फर्म के अनुकूलतम पे आउट अनुपात 100% होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका गलत है। वॉल्टर लाभांश नीति के अनुसार एक विकासशील फर्म के अनुकूलतम पे आउट अनुपात 0% होता है, 100% नहीं होता है, ये गलत दिया है। MM model asserts that the value of the firm is not affected whether the firm pays dividend or not। MM प्रतिरूप इस बात पर बल देता है कि फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे फर्म लाभांश भुगतान करती हो अथवा नहीं। MM ने कहा था ऐसा, ये तो बात सही है भाई। D. Bird in the land theory in reference to the dividend decision has been developed by the Myron Gordon। ये तो आपका बिल्कुल सही है। आप 50 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 50 क्वेश्चन अब जो है ये पार्ट सेकंड है, इसको मर्ज करेंगे। 50 क्वेश्चन अगली बार हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज इतने ही रखते हैं, हम नेक्स्ट टाइम में मैं दूसरा पढ़ाता हूँ।